एवरीवन, नमस्ते, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आज आप देख रहे हैं, ये हमारा 5वां शो है और मैं हूँ श्वेता सिंह, जो कि आज एक नए आर्टिस्ट से मिलने वाली हूँ और उनके जर्नी के बारे में हम बहुत सारी बातें जानने वाले हैं। और वो आर्टिस्ट जो है वो एक बहुत ही खुशदिल, बहुत ही प्यारी, बहुत ही मीठी है और वो पेशे से एक डॉक्टर है और डॉक्टर होने के साथ-साथ एक बहुत अच्छी कलाकार भी है, जो कि भारत की संस्कृति को दर्शाते हुए अपनी कला को आगे ले जा रही हैं और जिन्होंने भारत में काफ़ी सारे अवार्ड भी जीते हैं और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम भी दर्ज कराया है। तो मैं वेलकम करती हूँ डॉक्टर छाया कुमारी जी का। तो वेलकम करते हैं हम डॉक्टर छाया जी का। नमस्ते छाया जी, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका। और वर्ल्ड आर्ट ब्रांडिंग कॉन्क्लेव का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ और इस अवसर का फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, फॉर गिविंग स्पेस टू दिस प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म टू स्पीक आउट माय आर्ट जर्नी एंड शेयर करने के लिए कुछ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। और सबसे बड़ा आभार तो मैं भी आपका व्यक्त करती हूँ कि आप हमारे शो में आई। आप अपना इतना टाइम निकाल के हमारे शो में आई, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। तो छाया जी, कैसा चल रहा है आपका काम? अभी तो जैसे 2 साल से कोविड है कंट्री के जी अंदर। तो जी। अगर एज आर्टिस्ट अगर मैं बोलूँ, बहुत बड़ी विपत्ति से गुजरी हमारी कंट्री और गुजर रही है स्टिल, एंड सफरिंग बिल्कुल as well as the entire country, entire world I can say कि अभी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। स्टिल हम अभी उभरे नहीं है इस महामारी से और बिल्कुल नहीं। लगा रहता है कि कब ये जो फेज का सिलसिला है कि कब दूसरा फेज आ जाए, तीसरा फेज आ जाए, कब लॉकडाउन शुरू हो जाए, ये चीज अभी चल रही है। बट एज अ आर्टिस्ट ये कहूंगी कि ये इन 2 सालों में मुझे बहुत वक्त मिला अपने कला क्षेत्र में काम करने का घर बैठ के, क्योंकि मैं प्रोफेशनली डेंटल सर्जन हूँ। मैं एक जी दंत चिकित्सक हूँ और आई एम प्रैक्टिसिंग इन माय ओन डेंटल केयर इन द नेम ऑफ छाया डेंटल केयर सिंस जी 10 years। जी। एंड उसके पहले मैंने 1.5 साल एज ए बीडीएस लेक्चरर का जॉब किया है क्या और बात है। उसके रेजिग्नेशन देने के बाद से मैं अपना क्लिनिक खोल के मैंने काम करना शुरू कर दिया। तो मेरा चूंकि प्राइवेट क्लिनिक है, तो लॉकडाउन होता है तो मेरी क्लिनिक बंद हो जाती है। अब क्लिनिक जब बंद हो जाती है तो मुझे काफ़ी वक्त मिल जाता है घर के काम के साथ साथ, बिकॉज जब हमारा काम शुरू रहता है, जब हम चाहे वो मेरा क्लिनिक हो, चाहे लोगों के शॉप्स हो, चाहे लोगों के शोरूम्स हो, ऑफिसेज हो, डिफरेंट जो भी उनका प्रोफेशन है, जब फुल फ्लेज्ड रहता है तो लोगों के पास जो टाइम है वो सीमित होता है। लेकिन अभी क्या हुआ, जब ये महामारी का दौरान, जब लॉकडाउन पे लॉकडाउन शुरू हो गए, लगते रहे और सरकार की हिदायत थी कि सब कुछ बंद रहेगा। इस केस में जो प्राइवेट जो भी चीज़ें थी, चाहे वो क्लिनिक हो, चाहे शॉप्स हों, चाहे कुछ भी हो, सब कुछ व्हीकल्स हों, सब बंद थी। तो उस दौरान बिल्कुल काफ़ी समय मिला और मैंने इसके ऊपर बहुत काम किया। मीन्स मैंने बहुत काम किया, मैंने काम करते हुए बहुत सारे रिकॉर्ड्स मिले, बहुत सारे ऑनलाइन, बहुत सारे अचीवमेंट्स, अवार्ड्स, ये सब मैंने लिया। लेकिन दिल भर के, जी भर के काम किया मैंने, बिकॉज जब डेली रूटीन के टाइम में, अपार्ट फ्रॉम द क्लिनिकल ऑब्लिगेशन एज वेल एज हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, इट्स रियली वेरी डिफ़िकल्ट, थोड़ा चैलेंजिंग होता है अपने आर्ट को इतना सारा समय देना। वैसे तो हम दे लेते हैं, क्योंकि जिस चीज़ की आपके ऊपर एक जुनून होती है ना, तो उसके लिए आप बहाने नहीं ढूँढते, बिकॉज़ बिल्कुल नहीं। वो आपकी एक इंटरनल खुशी है आपकी। कहीं न कहीं वो डीप सीटेड है आपको और इनहेरिट है। तो उसके लिए आप बहाने नहीं ढूँढते कि मेरे पास तो टाइम नहीं था, मैं तो क्लिनिक चली गई थी, मेरे पास टाइम नहीं था, फिर मैं घर आई, फिर मैंने खाना बनाया, मैंने बच्चों को देखा, तो मैं ये नहीं कर पाई। ऐसा नहीं बोल सकते, अगर किसी चीज के प्रति आपको बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा है, उसके ऊपर एक पैशन है आपका, तो वही मेरे साथ है। मैं चाहे कितनी भी बिजी हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ, मैं आर्ट के लिए अपना समय निकाल लेती हूँ। तो जो चीज़ आपको पसंद है, जो चीज़ किसी की फेवरेट होती है, चाहे वो कोई भी कला हो, चाहे वो चित्रकारी हो, चाहे वो नृत्य हो, गायन हो, कुकिंग बिल्कुल हो,
वो आपका एक आप जिम फ्रीक हैं, फिटनेस फ्रीक हैं, कोई भी ऐसी आपकी एक जो पैशन है आपका, जो आपका एक जुनून है, तो वो चीज़ जो है उसके लिए आप बहाने नहीं ढूँढते, बहाने उन चीज़ों के लिए ढूँढते जो हम मन से नहीं करना चाहते, उनके लिए हम एक्सक्यूज़ेज़ ढूँढते हैं। लेकिन जो बिल्कुल। है आंतरिक जिससे खुशी मिलती है हमें, उसके लिए हम बहाने नहीं ढूँढते और वी एक्सट्रैक्ट टाइम फ्रॉम आवर बिज़ी शेड्यूल। तो वही यस, कि मैं कितनी भी बिजी हूँ, जैसे मैंने काफ़ी बड़ी-बड़ी पेंटिंग्स बनाई हैं, उसके ऊपर रिकॉर्ड बनाया है, तो वो पेंटिंग एक दिन में तो बनी नहीं है। तो बिल्कुल नहीं। जब भी मुझे टाइम मिलता है, जैसे कभी कभी 20 मिनट्स भी टाइम मिला, 10 मिनट्स भी टाइम मिला, ऐसा भी हुआ कि उस पे मैंने 10 मिनट काम किया 24 घंटे में। तो वो 10 मिनट में काम करती हूँ। मैं ये नहीं सोचती कि 10 मिनट में क्या होगा, रहने दो, बस 10 ही मिनट है मेरे पास, उसके बाद मुझे ये करना है, कुछ शेड्यूल्ड है, प्री एंगेजमेंट है आफ्टर 10 मिनट्स। मैं सोचती हूँ कि अगर ये पेंटिंग 90 या 95 घंटे में बन रही है मेरी, और उसमें से अगर 10 या 20 मिनट काम करती हूँ, तो वो तो कम होंगे। तो बिल्कुल कम होंगे, यस। जैसे बूंद-बूंद करके घड़ा बनता है, तो भई एक-एक स्ट्रोक से हमारी पूरी पेंटिंग बनती है। तो बिल्कुल। फिर मैं उसी तरह काम करती हूँ और सब कुछ देखते हुए, बिकॉज़ प्रोफ़ेशन से भी मुझे बहुत प्यार है। बिकॉज़ इसी प्रोफ़ेशन की वजह से मैं अपने आर्ट को परस्यू कर रही हूँ अपने हिसाब से। अकॉर्डिंग टू मी दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज़ मैं बड़ी-बड़ी पेंटिंग बनाती हूँ, लार्जेस्ट पेंटिंग, लॉन्गेस्ट पेंटिंग। मुझे शुरू से बहुत बड़े-बड़े कैनवासेस पे काम करना अच्छा लगता है। जैसे 3-4 फीट की, 5 फीट की जो कैनवास रोल हो, उस पे पेंटिंग बनाना तो शुरू से ही हैबिट है कि बड़ी कैनवास पे ही करूँगी। तो जैसे मैंने काफ़ी लंबी-लंबी पेंटिंग्स बनाई, 1 से 4 फीट बाय 7.5 फीट की, 64 फीट की, 15 फीट बाय 6 फीट, ऐसे-ऐसे बड़ी-बड़ी पेंटिंग्स बनाई, तो इसमें काफ़ी समय लगा, 3 महीने लग गए, ढाई महीने। तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं इतना समय और उसमें इसलिए दे पाती हूँ क्योंकि मेरा प्रोफ़ेशन जो है अलग है, वो मेरा पैशन है। मैं इसमें कुछ करना चाहती हूँ अपनी पारंपरिक कला के क्षेत्र में। बिल्कुल। और उसको परस्यू करते हुए जैसे क्या होता है, कोई आर्टिस्ट एक से एक है हमारी कंट्री में, आप जानते हो। बहुत बिल्कुल। बहुसंख्य मात्रा में जो है टैलेंट भरा पड़ा है हमारे कंट्री में। चाहे वो टैलेंट आप किसी भी चीज़ में ढूँढ लो तो बहुत सारे हैं। लेकिन कहीं न कहीं प्रॉब्लम आती है लोगों की, बिकॉज़ अ, दे आर इकोनॉमिकली नॉट वाइबल, यू नो। मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, लेकिन जीविका की जो उनकी है कि भाई आर्टिस्ट हैं तो उनको अपना घर भी चलाना है, घर भी देखना है, खास करके जो मेल आर्टिस्ट होते हैं, बहुत सारी बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उनके कंधों पे। तो वो, अगर मैं ये नहीं कहती कि वो ये नहीं कर सकते या नहीं करते हैं, करते भी हैं बहुत, लेकिन अगर वो 3-3 महीने एक पेंटिंग को दे देते हैं, ठीक है, तो फिर उसके बाद उनका समय बहुत जाता है और इतनी इतनी बड़ी पेंटिंग कोई आपको खरीदार नहीं मिलता, कमर्शियली दे हैव नो यूज। तो मेरा फोकस मैं इस पे इसलिए कर पाती हूँ, जैसे कि मैंने कहा कि मेरा प्रोफेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्रोफेशन अलग है, वो जो मेरी अर्निंग अर्निंग है, और जो ये मेरा पैशन है, मैं इस पारंपरिक कला के क्षेत्र में कुछ करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ जितने भी पारंपरिक जो कलाएं हैं जो विलुप्त हो रही हैं, अधिकतर जो वैनिशिंग आर्ट हैं, जो मोस्ट ऑफ देम दे बिकेम एन इंडेंजर्ड आर्ट, और बहुत सारी तो विलुप्त हो चुकी हैं जो आपको बिल्कुल। मिलेगी या सर्च करने पे भी नहीं मिलेंगी, या नहीं, कई नहीं। बार आप देखोगे कि उस समय में इतने साल पहले जो है ये आर्ट बना करती थी, हुआ करती थी, तो क्यों हुआ करती थी, क्यों नहीं वो रिवाइव हो रही हैं? तो मैं उनको रिवाइव करना चाहती हूँ, तो उसको रिवाइव करने के लिए मेरा समय भी लगता है। मुझे उसके पीछे मुझे समय देना है, मुझे उसमें पैसे खर्च करने हैं। तो ये सारी चीज़ें, मुझे लगता है कि मुझ जैसे बहुत सारे लोग ऐसे काम कर रहे हैं, और मुझ जैसे बहुत सारे लोग अगर ऐसे काम करते हुए आगे आएँ, तो ये जो पारंपरिक कला है हमारी, जो खास करके वैनिशिंग फोक आर्ट है, वो कभी भी वैनिश नहीं होगी, और वो हमेशा बनी रहेंगी। इनफैक्ट वो दिन प्रतिदिन जो है काफ़ी विकसित होगी और पॉपुलर होगी, और राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त करेगी। तो प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। हाँ, मेरा यही गोल है, यही लक्ष्य है कि मतलब मैं प्रमोट करूँ एज़ मच एज़ फ़ोक आर्ट आई कैन, कि जितनी मैं कर सकती हूँ, तो मैं काफ़ी मतलब अराउंड 15 डिफरेंट फ़ोक आर्ट्स जो है उसकी प्रैक्टिस करती हूँ, और काफ़ी जैसे काफ़ी लोगों को इससे मैं जोड़ नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास समय की थोड़ी-सी पाबंदी है कि इंडिविजुअली जो मैं कर सकती हूँ, जिसके लिए कोई ये नहीं है
कि मुझे कब करना है, नहीं करना है, बिकॉज़ आप किसी उस तरह से अगर आप जुड़ जाते हो तो आपको उनको आप प्रतिबंध हो जाते हो कि उसी समय पे आपको उनको समय देना है। काम तो करना है, जी बिल्कुल। अगर व्यक्तिगत रूप से आप कुछ काम करती हैं तो आप आपके मन में जो है उसको साकार करते हो और उस तरह से भी आप इस चीज़ को प्रमोट कर सकती हैं। तो इसीलिए जो है पैशन और प्रोफ़ेशन दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है और मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ताकि मैं अपनी जो पैशन है उसको परस्यू कर सकूँ अपने प्रोफ़ेशन के माध्यम से। जी, बिल्कुल। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने प्रोफ़ेशन के साथ-साथ आपका जो पैशन है वो परसीव कर रही हैं। तो छाया जी आप ये बताइए कि प्रोफ़ेशन से आप एक डॉक्टर हैं और पैशनेट आप आर्ट के लिए हैं। तो आपके मन में ये कब आया कि आप आर्टिस्ट बने और फ़ोक पेंटिंग में वो भी कि सब नहीं जाते हैं, जैसा कि हमारे भारत की जो कला है जो फ़ोक आर्ट है, उसमें सब नहीं जाते, तो आपका कैसा दिल आया कि आप फ़ोक पेंटिंग करने लगे? बिल्कुल सही और बहुत सही सवाल है ये। अ, कब आया एग्ज़ैक्ट मैं ये चीज़ नहीं कह पाऊँगी क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जस्ट आई बोर्न फॉर द फ़ोक आर्ट अब मुझे लगता है। बिकॉज़ बिल्कुल, शुरू ही जब मैं 4-5 साल की रही होंगी बिकॉज़ शुरू से ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था इसमें। तब से ही मैंने घर से ही शुरू किया बिकॉज़ आई हैव नॉट लर्न फ़ोक आर्ट और मेरी मेंटर, मेरी गाइड जो भी हैं वो मेरी मम्मी हैं और मम्मी हैं और नानी और भी ज़्यादा मेरी फ़ोक आर्ट करती थी और ऐसी अद्भुत-अद्भुत चीज़ें बनाती थी क्राफ़्ट की कि आज नहीं है। अगर वो लोग देखेंगे तो आज उन चीज़ों को म्यूज़ियम में रख लेंगे। लेकिन उस क्या समय बात है! इतना एक्सपोज़ नहीं था और सोशल मीडिया नहीं थी, इतना सब कुछ नहीं था उस समय। और बिल्कुल, किस बनाती थी वेस्ट जो प्रोडक्ट होते हैं उनसे बनाती थी और कई ऐसी चीज़ें थी मैंने खुद देखी हैं अपनी और मैं नानी को बोलती थी कि मेरे को ऐसी पेंसिल स्टैंड चाहिए नानी और देखो ऐसी-ऐसी चाहिए, ऐसी शेप बता देती थी और वो वेस्ट प्रोडक्ट से एक तरह की एक सूखा हुआ एक ड्राई ग्रास आता है उसका और हुँ, उसके पॉलीथीन के हेल्प से वेस्ट पॉलीथीन की हेल्प से वो ऐसा कुछ बना के तैयार कर देती थी और बहुत सारी कुछ चीज़ें बनाती थी। वही मुझे लगता है कि बहुत सारे हमारी टैलेंट बहुत ये जो है ना विरासत में मिली है भारत को विरासत में मिली, बहुत सही बात बोली आपने। कल्चर है हमारे भारत का। तो ये शुरू से मैं जिस टाइम लोग खेलते हैं कूदते हैं आज भी मैं कंपेयर करती हूँ कि बच्चे जो मेरी उम्र के हैं 4-5 साल 6 साल के कि उनकी चॉइसेस क्या मेरी क्या हुआ करती थी। तो मैं शुरू से ही मैंने शुरुआत की अपने घर से जब हम अरिपन देते हैं राइस की पेस्ट से पूजा में, तो उस समय से मैंने शुरुआत की। मैंने एक बार मम्मी को कहा मुझे ये करने दीजिए क्योंकि हर एक महीने घर में पूजा होती थी श्री सत्यनारायण भगवान की, तो वो हुँ, मम्मी अरिपन देती थी तो मैं देखती थी बैठ के। तो एक बार मैंने कहा मुझे करने दीजिए तो मम्मी ने ऐसे कहा कि ये क्या करेगी? बच्ची है अच्छा ठीक है इसे खेलना है खेल ले। मैंने इतनी सफाई से वो अरिपन दिया राइस की पेस्ट से इतनी सफाई से दिया और मैंने बीच में चौका लगाया, मैंने पंडित जी के बैठने का आसन होता है वो लगाया, मैंने फिर जो पूजा करेंगे उनका आसन 2 आसन बनाई, उसका एक तरीका होता है, उस तरह से ट्रेडिशनल वे में कि सब देख के हैरान हो गए। तो कहीं न कहीं वहाँ से मेरा था कि मतलब बनाते रहना है, लेकिन किसी को कुछ ऐसा नहीं लगा एप्रिशिएट किया बहुत बढ़िया फिर भूल गए। इस तरह बिल्कुल। एग्ज़ैक्टली स्कूल में भी हमेशा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हमेशा पार्टिसिपेट करना और प्राइज़ जीतना, अच्छी पेंटिंग करना, ड्राइंग सर ने एप्रिशिएट कर दिया, क्लास के सामने तारीफ़ कर दी, बस हो गया, फिर सब भूल गए। तो क्योंकि बैकग्राउंड पेंटिंग की तो कोई प्रोफ़ेशनल नहीं था और ऐसा कोई नहीं था कि बहुत बड़ा कोई घर में कोई आर्टिस्ट हो, बस पेंटिंग ऐज़ अ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हम लेते थे कि व आप बना रहे हो और यू आर गुड इन दैट। यू आर गुड इन दैट बिकॉज़ पापा भी अच्छी पेंटिंग करते हैं, तो भई तो पापा अच्छी पेंटिंग करते हैं, तो बेटी भी अच्छी पेंटिंग करती है, बस हो गया। यही यहीं तक बात थी। फिर उसके बाद ठीक है एकेडमिकली वी हैव डिसाइडेड कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है शुरू से ही ठीक है फिर उसके बाद स्कूल खत्म हो गया लेकिन पेंटिंग करती रहती थी पेंटिंग में हिस्सा लेना और जब आप कहोगे कि किसी चीज़ को परस्यू करने की बात तो मैंने क्लासिकल म्यूजिक सीखी है 6 साल अगर मुझे क्या परस्यू बात करना है! मैं उसको परस्यू करती बिकॉज आई वाज गुड इन दैट एंड अभी भी मेरे अंदर का गाने का कीड़ा निकल आता है तो मैं पार्टिसिपेट करती थी किसी किसी चीज में बट अभी क्या है ना एक सर्टेन एज के बाद या टाइम के बाद ना यू हैव टू बी फोकस्ड बिकॉज जब हम छोटे बच्चे होते हैं स्कूल में होते हैं कॉलेज में भी इनफैक्ट होते हैं
हम तरह तरह की चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं। म्यूजिक में भी ले लिया एंड डांस में भी ले लिया, एक्सटेम्पर में भी ले लिया एंड डिबेट में भी ले लिया, सब जगह ले लिया। लेकिन बिल्कुल। अभी क्या है ना, अब हमें है कि वी हैव टू बी फोकस्ड इन अ एक फील्ड में, ताकि हम कंट्री को कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, अपने सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। तो इसीलिए मेरा है कि मैं पेंटिंग में फोकस्ड हूँ, बट अगर परस्यू करना होता तो गाने को करती, क्योंकि उसको मैंने सीखा। लेकिन सीखा नहीं, है, बिल्कुल। हाँ, अंदर का जो ये है एक इंटरनल खुशी जो है मेरे को आर्ट से है। और कब मैंने शुरू की, जब एकेडमिकली मुझे लगा मैं सेटल हो गई, और पेंटिंग तो चलती रह रही थी, लेकिन आप फुल फ्लेज्ड अगर कहोगे तो एकेडमिकली सेटल हो गई। और बस एकेडमिकली, बिकॉज घर की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बिकॉज आई एम सो ब्लेस्ड सिंस फ्रॉम द चाइल्डहुड दैट बोथ द फैमिली, माय फैमिली एज वेल एज बिफोर मैरिज एज वेल एज आफ्टर मैरिज, दोनों फैमिली काफी सपोर्टिव हैं। पापा मम्मी भैया दोनों मेरे बिग ब्रदर्स, दे आर वेरी रियली वेरी सपोर्टिव। कभी कई फैमिली में मना किया जाता है कि केवल पढ़ाई करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, लेकिन नहीं, मेरे घर में था कि सब कुछ आना चाहिए एंड यू शुड बी एटलीस्ट परफेक्ट, नहीं तो कम से कम आपको नॉलेज सब कुछ की होनी चाहिए। तो मेरी बिल्कुल। मम्मी को ये चीज़ थी कि उनको था कि मुझे पेंटिंग भी सिखानी है, मुझे म्यूजिक भी सिखानी है, मुझे मैं ड्राइविंग भी सीखूं, मतलब मैं सब कुछ सीखूं, मम्मी को था ये चीज़। और बिकॉज ऑफ मम्मी ओनली आई नो एवरीथिंग, कि मुझे सब, और पता है सब कुछ सीखी हुई चीज़ ना लाइफ में काम पड़ती है। ऐसा नहीं है कि बहुत हम, काम आती है। अब ड्राइविंग अगर हम सीख लेते हैं, आप खुद सोचो, एक्सपीरियंस कर सकते हो कि कई बार आप अगर आती है तो आप कई बार ऐसी मजबूरन आपने ड्राइविंग की और मतलब चलाया, घर में ड्राइवर है तब भी, तब हर भी। एक कि ड्राइवर नहीं बनता। सी यहीं पे आप देख लो कि सबको मोस्टली मतलब लेडीज आजकल बहुत सारी हैं जो ड्राइव करती हैं, लेकिन हम ड्राइवर नहीं कहेंगे, दैट इज द स्किल, दैट इज द एक यस। आर्ट है कि उनको वो भी आती है। उसी तरह जो बिल्कुल। अगर हम सिंगिंग करते हैं या पेंटिंग करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम वो प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन ही जाएं, लेकिन बन अगर जाए। आपको वो चीज आती है तो आप कहीं ना कहीं वो चीज आपको यूज इस्तेमाल में आती है, चाहे वो बच्चे के प्रोजेक्ट में ही क्यों ना हो। आप, बिल्कुल। ठीक है, बहुत फ़र्क पड़ता है उन सब से। तो जब मुझे एकेडमिकली लगा सेटल हो गई, तो बस मैंने क्लिनिक खोल दिया, मैं एकेडमिकली सेटल थी, मैंने अपना प्रोफ़ेशन शुरू कर दिया था। तो मुझे लगा कि मैं अब शुरू करूँ, मेरा बेटा छोटा था तब भी मैंने आर्ट को कंटिन्यू किया और मैं करती रही, मुझे जब भी टाइम मिला मैं आर्ट करती रही। तो बचपन से रुझान था कि मुझे आर्ट पसंद है, लेकिन ऐसा कोई बैकग्राउंड में नहीं था प्रोफेशनली, तो कभी ये नहीं हुआ। दूसरी बात, उस समय ये इतने ऑप्शंस नहीं थे, इतने ऑप्शंस उस समय नहीं थे जितने आजकल खुले आम, इतनी क्रिएटिविटी, इतने क्रिएटिव फील्ड्स हैं, उस समय इतने ऑप्शंस नहीं थे। मेडिकल है, लड़कियां हैं तो अधिकतर मेडिकल है, चाहे टीचिंग प्रोफेशन में जाएंगी, चाहे तो फिर डॉक्टर है, यही सब मेन प्रोफेशन हुआ करता था। आजकल बहुत सारे क्रिएटिव फील्ड्स हैं, बहुत सारे, आजकल लोग बाकी चीजों को छोड़ के क्रिएटिविटी में ही जा रहे हैं। तो उस समय बिल्कुल। ये नहीं था, तो पता था कि हाँ चलो, लेकिन जब कॉलेज में भी, स्कूल में भी, बेंच पे, अगर बेंच दीवार के पास है तो दीवार पे पेंटिंग, बेंच पे खुरच खुरच के पेंटिंग, ये सब चलता रहता था। अब चलता रहता था। हॉस्टल के कमरे में पीछे जो दीवार है मेरी, उस दीवार को गंदा करूंगी, ठीक है, तो ये सब चलता रहता था। मतलब तो अब लगता है कि ऐसा क्यों चलता था, क्यों करती थी मैं ऐसे, बिकॉज कोई रेलेवेंसी नहीं थी तब। लेकिन उसके बाद भी हर एक जगह मतलब ड्रॉ करती थी, जहां से उठती थी मैं वहां कुछ बना के छोड़ती थी, तो जो भी हाथ में है। तो ये सब चीज अब मैं रिलेट करती हूँ कि अच्छा ऐसा इसलिए था क्योंकि मुझे इसको बहुत आगे लेके जाना था। बिल्कुल, तो जैसा कि आपने इतनी बातें बताई कि आपने हॉस्टल की दीवारों पे, कॉलेज की दीवारों पे, मैं भी ऐसी ही थी कि जब हमारा कॉलेज चल रहा होता था, तो प्रोजेक्ट देते थे, अगर आपको पेंटिंग असाइनमेंट बनाना है, तो फिर हमें कॉलेज दे दिया जाता था, आप कॉलेज में कहीं भी पेंटिंग बनाओ। तो हम कॉलेज की दीवारों पे बड़ी-बड़ी सीढ़ियाँ लगा के चढ़ जाते थे, पेंटिंग बनाने लगते थे और कुछ भी बनाते थे। और एग्जैक्टली। उससे ही कॉलेज हमारा बहुत खूबसूरत हो जाता था। और एक फिर बात और जी, और एक बात और आपने बहुत अच्छी बोली कि जब आप छोटे थे, घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा होती थी, जो कि नॉर्थ में ये बहुत
प्रचलित है सत्यनारायण भगवान की पूजा। और जो पुजारी आते थे वो घर पे जो चावल के आटे से, चावल से और आटे से जो चित्रकारी बनाते थे, वो भी देखने लायक होती थी, वो भी बहुत खूबसूरत होती थी। बिकॉज मैं भी नॉर्थ से हूँ, लखनऊ से हूँ, तो मुझे पता है कि ये सारी चीजें बहुत होती है। और हम लोग भी देख देख के वो बहुत खुश होते थे कि आज पूजा होने वाली है और यहाँ पे एक बहुत सुंदर आलेखन बनने वाला है। तो वहां पे इस चीज का बहुत प्रचलन है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। और ये बात भी बहुत अच्छी है कि आपने अपना काम इतने दिल से, इतने मन से किया है। तो जैसा कि आपने बोला कि आप डॉक्टर हैं और साथ साथ अपना आर्ट भी परस्यू कर रही है, तो आपके घर में सबने चाहा है कि आप डॉक्टर ही बने, या कुछ और चाहत थी और आप कुछ और बन गई, ऐसा भी कुछ रहा होगा? नहीं, घर में सबके लिए तय था शुरू से ही, और सबको वो पसंद भी था। ठीक है। मेरा था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, क्या बात। शुरू से था, डॉक्टर ही बनना है। आफ्टर ट्वेल्थ मैंने मतलब ये मेडिकल की कोचिंग ज्वाइन की। साथ में हमारी तरफ ये भी है ना उधर है कि इनफैक्ट अभी भी काफी लोग क्या करते हैं, प्रिपरेशन में कई साल निकाल देते हैं, फॉर कि आपको कंपटीशन के थ्रू जाना है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, बहुत अच्छे कॉलेज में। तो उसके चक्कर में कई बार जो कंपटीशन निकलता भी है, तो अगर छोटी जगह हुआ नहीं, अपनी चॉइस की कॉलेज नहीं मिली है, तो लोग छोड़ भी देते हैं कि आपको अपनी पसंद की चाहिए। और इस चक्कर में नेक्स्ट टाइम कई बार होता भी नहीं है। तो वहां पे है कि ईयर ड्रॉप करने का। तो मैंने जब 12th किया तो मेरा भी था कि कहीं ईयर ड्रॉप ना हो जाए, तो एक काम करते हैं कि मैंने इसमें एंट्रेंस दिया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज के लिए। तो उसमें मैंने रशियन लैंग्वेज दिया, तो उसमें रशियन लैंग्वेज मेरा एंट्रेंस में हो गया। तो मैंने रशियन लैंग्वेज में वहाँ पे एडमिशन लिया, और उसके साथ साथ मैं मेडिकल का प्रिपरेशन करती रही। जेएनयू के बगल में ही मुनीरका में उसमें कोचिंग चल रहा था। मैंने वहाँ से ये क्रैश कोर्स 3 मंथ्स का ज्वाइन किया, और उसके पहले मैंने सचदेवा से भी कोचिंग किया था। तो सचदेवा से जैसे ही 6 मंथ्स का कोचिंग किया था, तो यहाँ पे एंट्रेंस में हो गया। फिर मैंने क्रैश भी किया। लेकिन रशियन भी काफी रिच लैंग्वेज है, एंड द फॉरेन लैंग्वेज यू आर गोइंग टू स्टार्ट, और आपको उसको तो शुरू में डिफिकल्ट था। और मुझे क्या था, घर से था कि कोई बात नहीं, तुम रशियन में फेल भी हो जाती हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें मेडिकल क्लियर करना है। लेकिन मुझे फेल होना गवारा नहीं था। जो गर्ल्स होती हैं वो ज्यादा पंक्चुअल होती हैं, थोड़ा सा स्टडी को लेके, क्लास को लेके हम अटेंड नहीं करेंगे, हम एब्सेंट नहीं करेंगे, हम बंक नहीं करेंगे, इस तरह से। तो मैं रशियन भी पढ़ती थी ऑनेस्टली, और इधर मैं कोचिंग भी करती थी, दोनों करती थी। तो काफी टाइम निकल गया और मेरा 3rd ईयर इसमें शुरू हो गया, और इधर अभी मैं प्रिपरेशन करती रही। तो जब मेरा फाइनल ईयर था, तब मेरा बीडीएस में हुआ सिलेक्शन। तो फिर सबको था कि अब तो तुम एडमिशन लेनी ही लेना। तो आई वॉज वेरी गुड इन लिंग्विस्टिक ऑल्सो। रशियन मुझे बहुत पसंद थी, और 3 साल मैंने रशियन पढ़ा। 3rd ईयर उधर हुआ, इधर 1st ईयर में मैंने एडमिशन लिया। तो इस तरह से जैसे डिटरमाइंड थी कि बनना डॉक्टर ही है। क्या जब बात। डॉक्टर, हाँ, डिटरमाइंड थी, उसमें कोई डाउट नहीं है कि डॉक्टर ही बनना है। आप सोच सकते हो कि मैंने रशियन लैंग्वेज में ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैंने बीडीएस में एडमिशन लिया, क्योंकि लिंग्विस्टिक में जाना ही नहीं है, डॉक्टर बनना है। तो फिर डॉक्टर बनाओ, फिर उसे मैंने आगे परस्यू भी किया। मैंने फिर एज ए बीडीएस लेक्चरर उसी कॉलेज में मैंने 1.5 साल जॉब की। फिर मैंने शुरू से था मुझे कि अपना क्लिनिक खोलना है मुझे, क्योंकि मुझे अपने हिसाब से काम करना है। फिर मैंने अपना क्लिनिक खोला, छाया डेंटल केयर, और मैं तब से लेके अभी तक अपने क्लिनिक को आगे बढ़ा रही हूँ, और उसके साथ साथ अपना ये काम कर रही हूँ। ये काम है कि आप दोनों काम एक साथ कर रही हैं। तो आप कैसे मैनेज करती हैं? बिकॉज आप जैसा कि आप शादी के बाद बच्चे हैं, घर है, ऊपर से आपका प्रोफेशन है, आपका पैशन है, तो ये सारा काम एक साथ आप कैसे कर लेती हैं? मैंने कहा कि थोड़ा-सा, ये थोड़ा नहीं, बहुत चैलेंजिंग होता है, बिकॉज़ कई बार मैंने इस चीज़ को फेस किया है कि इट्स रियली, आप वो सोच सकते हो, बहुत सारी एग्ज़िबिशन्स हैं, मेरी पेंटिंग पहुँच जाती हैं, पेंटिंग को अवार्ड मिलता है, मैं नहीं पहुँच पाती। तो फैमिली बहुत सपोर्टिव है, बट आपको कभी-कभी लगता है ना कि आपके बिना कोई काम चलेगा नहीं। भले ही आपको बैकबोन है, आपको बोल रहे हैं लोग कि नहीं, आप जाओ, वी आर हियर, वी विल हैंडल, वी विल मैनेज। बट आपको जब पता है, आप देख रहे हैं कि आपके बिना वो काम नहीं चलेगा,
तो आप आपको प्रायोरिटी को डिवाइड करना पड़ता है कि कौन सी प्रायोरिटी पहले आती है, कोई बाद में आती है। बिकॉज जब पेंटिंग्स को हम ये ऑफलाइन उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और पेंटिंग्स को भेजते हैं, तो आपको अच्छा लगता है कि आप अपनी पेंटिंग के पास खड़े हो, बिकॉज आपकी पेंटिंग के पास लोग खड़े हैं अपनी पेंटिंग्स, आपकी पेंटिंग ऐसा लगता है कि आपकी पेंटिंग्स बस यूं ही है। तो थोड़ा सा उसमें जैसे वीडियो देखती हूँ तो मुझे लगता है कि तो बहुत सारे तो चैलेंजिंग मैंने इसलिए कहा क्योंकि बहुत सारे जो ऑफलाइन एग्जीबिशंस हैं मैंने अटेंड नहीं किया, बट मेरी पेंटिंग हर एक जगह पहुंचती है और उसको देख के लगता है थोड़ा, बिकॉज क्या है अभी जैसे कोविड का टाइम है, तो अभी जैसे एग्जीबिशंस वगैरह भी 2 साल तो काफी लंबा टाइम हो गया, कई जगह ऑफलाइन एग्जीबिशंस में कई जगह मैंने भेजे। तो एक ये भी है कि खास करके मेरे जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो भेजते हैं, ऐसा नहीं है कि आई एम द ओनली पर्सन, लेकिन ये फीमेल आर्टिस्ट के साथ ये चीज है क्योंकि कोविड का टाइम है, मेरा बच्चा अभी ही इज 7 years old, तो आई कांट टेक रिस्क। मैं उसको लेके ट्रैवल करूँ, फिर मैं कहीं जाके 3 दिन स्टे करती हूँ, या एग्जीबिशन का पीरियड 7 days का तो मैं 7 days स्टे करती हूँ, ठीक है। और फिर तो दे आर रेडी विथ मी कि हाँ चलते हैं, बट एज अ डॉक्टर या एज अ नॉर्मल पर्सन मतलब आई कैन थिंक अबाउट दैट कि इनको मैं ले जाके और मैं रिस्क में नहीं डाल सकती। तो यही होता है कि आप देखे होगी कि जो कलाकार होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, तो इसमें जो चाहे तो आप प्रसिद्धि कह लो, चाहे बहुत आपको काम करने का मन करता है बड़े बड़े लेवल पे, तो आप देखना कि एक सर्टेन एज के बाद ही होता है, क्योंकि आपकी फैमिली सेटल हो जाती है, बच्चे सेटल्ड है नाउ, ठीक है, दे आर सेटल अपनी अपनी जगह पे, तब होता है। क्योंकि ऐसे क्या है, मेल आर्टिस्ट दे कैन गो एनीवेयर, दे कैन पार्टिसिपेट, दे कैन एग्जिबिट देयर आर्ट। फीमेल आर्टिस्ट जो है इनको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, तो हम कई बार उन चीजों को अपने डेफिनेटली जो हमारी प्रायोरिटी उसको देखते हैं, और ये हमारा सेकेंडरी है कहीं ना कहीं, प्रायोरिटी इज द फैमिली एज वेल एज, तो हम इस चीज को सेकेंडरी रखते हैं। तो ऐसे में कब चैलेंजिंग है मेरे लिए कि इस चीज के लिए मैं छोड़ती हूँ कई चीजों को, और कई बार ऐसा फेस किया है कि हाँ मतलब काफी डिफिकल्ट हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, लेकिन सब कुछ करते हुए भी मतलब मैंने जैसा कि शुरू में ही कहा ना कि चूंकि ये पैशन है ना, तो इसके लिए आपको बहाने ढूंढने की जरूरत नहीं है। जैसे कि कई बार जो चीज आपको पसंद नहीं है तो आप बहाने मारते हो कि हाँ मैं बीमार थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे सिर में दर्द था, नहीं कर पाए। लेकिन जो पेंटिंग है ये बिल्कुल ये मेरे लिए एक पेंटिंग इज माय सोल, तो मैं इसके लिए कभी कहीं से भी मैं समय निकाल लेती हूँ और मैं 24 घंटे पेंटिंग कर सकती हूँ। मतलब मैं पेंटिंग करते हुए नहीं थक सकती, मैं पेंटिंग करती रह सकती हूँ, करती रह सकती हूँ। लेकिन जैसा कि कहा मैंने, मैं सोचती हूँ कि चलो मेरा भी टाइम आएगा जब ठीक है ये बड़ा हो जाएगा, थोड़े हम सेटल हो जाएंगे, तो मैं हर एक उसमें जाएंगे, क्योंकि मैं अपनी पेंटिंग्स के साथ इमोशनली अटैच्ड हो जाती हूँ और मैं उसको विजुअलाइज करने लगती हूँ कि मेरी पेंटिंग वहां पे है और वो अकेली है। मेरे को बड़ी अटैचमेंट हो जाती है अपनी पेंटिंग से। मुझे लगता है कि मेरी पेंटिंग अकेली है, सबकी पेंटिंग के साथ उनके एक ना उसके क्रिएटर हैं, मैं अपनी पेंटिंग के साथ नहीं हूँ, मेरी पेंटिंग अकेली है। तो मैं हमेशा ऑर्गेनाइजर से बात करती हूँ, आई ऑलवेज यूज टू क्राई मोस्ट ऑफ द टाइम कि मेरी पेंटिंग का प्लीज टेक केयर ऑफ माई पेंटिंग्स, प्लीज बी विद देयर मेरी पेंटिंग्स के साथ। तो हाँ, यू डोंट वरी, ठीक है, वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ एवरी पेंटिंग्स, जस्ट डोंट वरी, ठीक है। तो मेरी पेंटिंग्स पहुंच जाती, कई जगह ऐसी हुआ है और मैं नहीं पहुंच पाती, तो ये सब बिकॉज ऑफ द प्रायोरिटी ओनली, बिकॉज ऑफ द जस्ट एक नंबरिंग, प्रायोरिटी की नंबरिंग, जो प्रायोरिटी है वो फैमिली है और उसके बाद आता है ये सेकेंडरी हमारा। कहते हैं ना कि एक औरत के साथ साथ हम एक माँ है, बहन है, पत्नी है, और माँ बनने के बाद तो चीजें और भी अलग हो जाती हैं, क्योंकि हमें अपने साथ साथ अपने परिवार के साथ साथ अपने बच्चे का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और रही बात कि हम एक आर्टिस्ट हैं, जैसा आप एक इतनी अच्छी आर्टिस्ट हैं, तो आर्टिस्ट के साथ साथ जैसा कि आप अपने बच्चे पे ध्यान दे रही हैं, वैसे अपनी पेंटिंग पे भी ध्यान देना पड़ता है, उसमें भी पूरी दिल और जान लगा के काम करना पड़ता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि हमारा बच्चा चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन जो माँ की आत्मा और माँ का दिल है ना, अब वो जब हम माँ बन जाते हैं तो माँ बनने के बाद वो आत्मा और दिल
आत्मा और दिल को हम अपने समझा नहीं पाते हैं कि हमारा बच्चा अभी बड़ा हो रहा है, अभी वो सब कुछ खुद से कर सकता है, वो हो ही नहीं पाता है। और कहीं ना कहीं ये चीजें हमें अपने जो पैशन को परसीव करना हुआ, आगे ले जाना हुआ, उसमें कहीं ना कहीं वो एक बाधा तो नहीं कह सकते, लेकिन शायद वो एक माँ की ममता ही होती है कि वो हम अपने पैशन की तरफ कम ध्यान देके सही। बच्चे के प्रति ध्यान देते हैं। जैसा कि मेरी भी 2.5 साल की बेटी है, तो 2.5 साल की बेटी है तो उसके साथ साथ बहुत कुछ काम करना पड़ता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि अपने काम को रोक के उस पर ही ध्यान देना पड़ता है। तो राइट। एक मैं उन सभी औरतों का सम्मान करती हूँ जो कि अपने घर के साथ अपना पैशन भी फॉलो करती हैं, और जो अपना पैशन फॉलो नहीं भी कर पाती फिर भी अपने घर गृहस्थी में दिल और जान लगा के इतना काम करती, मैं उन सभी औरतों का बहुत सम्मान करती हूँ। वेरी ट्रू। आया जी, जैसा कि अभी आप बता रही कि आपने बहुत जगह एग्जीबिशन किए हैं, बहुत जगह आप नहीं जा पाई हैं, तो कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां आप जा पाई हैं और बहुत अच्छे मोमेंट्स रहे हैं, जहां आप बहुत ही खुश रही होंगी कि हाँ आज आप अपनी पेंटिंग के साथ हैं? हाँ, मैंने सोलो पेंटिंग की एग्जीबिशन की है। छत्तीसगढ़ में एक तातापानी महोत्सव होता है जो कि 2020 में हुआ, उसके जनवरी में। तो वहाँ पे मैंने अपने सोलो पेंटिंग की एग्जीबिशन लगाई उस महोत्सव में। बहुत अच्छा माहौल था और बहुत दूर-दूर से लोग आते हैं, बहुत बड़ा वहाँ पे मेला लगता है और उसमें मेरी जो पेंटिंग्स थी काफ़ी सराहना मिली। और उस पेंटिंग का थीम ही था कि जो विभिन्न पारंपरिक कलाएँ हैं हमारे देश की, उसके ऊपर थी। कोई एक पेंटिंग नहीं, क्योंकि मुझे मैं चाहती हूँ, ये मेरा विश है कि किसी एक पारंपरिक कला को नहीं, सब पारंपरिक कला को आगे बढ़ाइए, सबको मौका मिलना चाहिए, सबको आगे लाना है, सबको हमें बचाना है। जैसे मैं किसी एक फोक पेंटिंग की मैं अपने ऊपर वो नहीं चाहती। आई एम अ फोक आर्टिस्ट, मैं पारंपरिक कलाकार हूँ और मेरी कोशिश यही रहती है कि जो पारंपरिक कला मैं नहीं कर रही हूँ, बिकॉज एज फार माई नॉलेज इज कंसर्न, मैं जितना कर सकती हूँ, जितनी मेरी जानकारी है, मैं सबको कोशिश कर रही हूँ कि वो सामने आए। और कहीं ना कहीं ये जो बड़ी बड़ी पेंटिंग और ये रिकॉर्ड बनता है, तो ये रिकॉर्ड बनाने के लिए पेंटिंग मैं नहीं बनाती, पेंटिंग बनती है तो रिकॉर्ड बन जाती है। तो इसमें क्या है कि कहीं न कहीं क्या है ना कि लोगों को जैसे सोशल मीडिया पे आती है, पेपर में आता है, रिकॉर्ड बनता है, तो कहीं न कहीं ध्यान जाता है लोगों का उसमें बड़ी पेंटिंग के ऊपर कि ऐसे तो बहुत सारी पेंटिंग छोटी बनती हैं, तो अच्छी-अच्छी पेंटिंग्स बनती है, लेकिन वो निकल जाती है। ऐसे लोगों का ध्यान जाता है कि अच्छा, इसके ऊपर भी काम किया जा सकता है, ये भी कोई पेंटिंग है, सर्च करो भई कि ये सौरा पेंटिंग क्या है, सौराय पेंटिंग क्या है, पिटकर क्या है, ज़रा सर्च करो तो। जिसके ऊपर इसने रिकॉर्ड बना दिया या जिसके ऊपर इतना लंबा काम हुआ, या तो कहीं ना कहीं जो है लोगों का ध्यान जाता है, उसकी चर्चा हुई, गूगल पे सर्च हुआ, ठीक है। और बहुत सारे लोग हैं कि उसको आगे परस्यू करें, उसको बनाएं, या पेंटिंग आप बाजार से खरीद के अगर अपनी दीवार पे टांगते हो फोक पेंटिंग, तो वो भी आप प्रमोट कर रहे हो कहीं ना कहीं फोक आर्ट। हाँ। उसको प्रमोट करने के लिए आपको आर्टिस्ट ही होना जरूरी नहीं है। किसी भी फोक पेंटिंग को आपने अपनी दीवारों को बहुत सुंदर सजा रखा है, तरह तरह के बहुत सारे एंटीक पीसेस हैं, बहुत एक्सपेंसिव शो आइटम्स हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर उस बीच में आपने एक फोक पेंटिंग भी लगा दी, तो इस तरह से भी आप फोक पेंटिंग को आप बढ़ावा दे रहे हो, फोक आर्टिस्ट को आप बढ़ावा दे रहे हो। तो वो भी आप कर सकते हैं, आप कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो मैंने वहाँ पे विभिन्न तरह की ये लगाए थे, अपने फोक पेंटिंग्स लगाए थे। फिर मैंने मैन पाट, वो भी छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा महोत्सव है, उसमें भी मैंने ये अपनी जो है सारी विभिन्न पारंपरिक कलाएं हैं, वो भी मेरा सोलो पेंटिंग एग्जीबिशन ही था। मैंने बहुत सारी पेंटिंग्स जो हैं उसको उसमें दर्शाया और प्रदर्शन किया, उसमें काफ़ी सराहना मिली मुझे उसमें भी, मैन पाट छत्तीसगढ़ में। और अभी कुछ टाइम पहले इसमें मैं जा पाई थी, इन दोनों अपनी सोलो एग्जीबिशन जो पेंटिंग्स की हुई थी, इसमें हम पूरी फैमिली थे और काफ़ी अच्छा लगा सामने अपनी पेंटिंग्स को देख के। और चूंकि सोलो एग्जीबिशन पेंटिंग्स थी तो काफ़ी बड़े लेवल पे थी, तो बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने अभी जैसे ललित कला एकेडमी लखनऊ उत्तर प्रदेश में अभी एक ग्रुप एग्जीबिशन का आयोजन हुआ था, तो उसमें मैंने अपनी बहुत 3 बड़ी-बड़ी पेंटिंग्स भेजी और बहुत एक ये था कि ललित कला, स्टेट ललित कला अकेडमी लखनऊ उत्तर प्रदेश एक बहुत जाना-माना रेप्यूटेड कोई कहने
की बात ही नहीं है। ललित कला के नाम से ही गूज़बम्प्स होने लगते हैं कि वाओ! एक आर्ट के क्षेत्र में जो हमारा बहुत एक रेपुटेड एक संस्था है। तो ब उसमें मेरी पेंटिंग्स एग्ज़िबिट हुई। मैं नहीं जा पाई उसमें, मैंने भेजा उसमें और अभी जितनी भी मेरी लाइनअप्स हैं वो सारी में मैं पेंटिंग्स मैंने भेजी हैं, मैं जा नहीं पा रही हूँ। अभी मैंने हाँ, बिरला आर्ट अकेडमी कैलकटा उसमें भी मैंने अपनी पेंटिंग्स भेजी और उसमें भी मेरी 2 पेंटिंग्स मैंने भेजी थी, उसमें भी मैं नहीं जा पाई, ऑफ़लाइन थी वो। बिरला आर्ट अकेडमी ये भी काफ़ी एक पॉपुलर आर्ट गैलरी है कलकत्ता का और इसमें मैं नहीं जा पाई। फिर अभी अहमदाबाद में मेरी 3 पेंटिंग एग्ज़िबिशन है और एक गुजरात में उसका इस पे कुछ स्पेसिफ़िक मैं बोल रही हूँ, जो मिनिएचर पेंटिंग एग्ज़िबिशन है। तो मैं कोई भी पेंटिंग एग्जीबिशन जो फिलहाल अभी है उसमें मैं नहीं जा रही हूँ और आगे भी अभी फिलहाल मैं नहीं जाऊंगी बट मेरी पेंटिंग्स जाएंगी बिकॉज एज अ टेकिंग केयर ऑफ सेफ्टी और मैं किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकती बिकॉज क्या है आप केवल यू आर नॉट ए इंडिविजुअल पर्सन आपके ऊपर बहुत सारे लोग हैं और आपको जो भी करना है ठीक है करो लेकिन एक हर एक चीज़ की एक लिमिट है आप उससे अलग होके नहीं कर सकते कुछ भी जैसे कि मैंने कहा कि आई कांट टेक रिस्क बिकॉज मेरे ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत सारे भाई लोग हैं घर में बड़े हैं ठीक है कि मैं नहीं आप नहीं ऐसा कर सकते बिकॉज अभी देश की हालात वैसी नहीं है ठीक है बच्चों के लिए वैक्सीनेशन नहीं बनी हुई है तो सब डरे हुए रहते हैं कि बच्चों को भी अच्छे से रखो बच्चों को बचाओ बिकॉज बच्चों की अभी वैक्सीनेशन नहीं आई है वी आर वैक्सीनेटेड बट स्टिल वेरी ट्रू दैट बच्चों की वैक्सीनेशन नहीं आई है स्कूल्स बंद है ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो थिंग्स आर नॉट नॉर्मल बिकॉज अभी भी कॉलेजेस बंद है बच्चों की पढ़ाई सफर हो रही है 9 10 11 12 बहुत एक इम्पॉर्टेंट हमारा जो है वो ये ईयर्स होते हैं स्टूडेंट्स के लिए और वो भी बहुत सफर्ड हुए हैं वो लोग तो अभी थिंग्स दे आर नॉट नॉर्मल क्वाइट अभी जो है बट ये है कि कोई चीज़ रुकती नहीं है तो इसीलिए पेंटिंग चल रहा है एग्जीबिशन चल रही है और इस तरह से चल रहा है लेकिन हमें जो है प्रिकॉशन लेना है और इस बात का ध्यान रखना है फैमिली इज द प्रायोरिटी हेल्थ इज द प्रायोरिटी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हमारा हेल्थ है बिकॉज हेल्थ है तभी तो आप पेंटिंग करोगे एग्जिबिट करोगे प्राइज अवार्ड जीतोगे हेल्थ ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे और सबसे बड़ी बात है अगर फैमिली में भी सभी हेल्दी हैं सब ठीक हैं तभी आप सब कुछ चीज को आप परस्यू कर सकते हो अदरवाइज आप तीमारदारी में लगोगे तो आप फिर क्या कर सकते हो बिकॉज दे आर द प्रायोरिटी तो वही बात है कि बहुत सारे एग्जीबिशंस हैं जो पास्ट में कई किए हैं जिसमें नहीं जा पाई हूँ मतलब अभी और पास्ट में तो गई हूँ कई में नहीं भी गई हूँ कोविड नहीं था तब भी नहीं गई हूँ ग्रुप एग्जीबिशंस कई हुए हैं जिसमें कोविड नहीं था तब भी नहीं गई हूँ क्योंकि और भी तो रीजंस होते हैं कोविड इज नॉट ओनली द रीजन बिकॉज अभी कोविड है तो हम सब कुछ कोविड पे लेकिन बहुत सारे रीजंस होते हैं कई बार ठीक है कहीं कोई मैरिज फंक्शन है कुछ उसी स्मार्ट की एग्जीबिशन है आप नहीं जा पाए हो ठीक है तो इस तरह की कई सारी चीजें होती है तो वो अभी तो मैं काफी खुश थी इस चीज को लेके कि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो आई एम सो हैप्पी कि वेरी नाइस सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो किसी तरह का कोई दुविधा नहीं है बट अभी फिर सब कुछ जो है अभी अब ऑफलाइन मोड पे सब कुछ हो रहा है सारे एग्जीबिशंस जो है ऑफलाइन में शुरू हो गए हैं जितने भी हैं तो इसमें फिर थोड़ा सा लगता है कि अपनी पेंटिंग के साथ आप खड़े रहते हो भाई कलेक्टर को दिखाते हो चीफ गेस्ट को दिखाते हो तो दैट इज वेरी हैप्पी मोमेंट और आपकी पेंटिंग को अवार्ड मिलता है ठीक है अभी मुझे ललित कला अकेडमी में मुझे कला रत्नम पुरस्कार मिला तो हाँ तो ये लगता है कि आप वहां से रहते हो और खुद से आप चीफ गेस्ट से अवार्ड लेना कुरियर से अवार्ड आ जाएगी दैट इज दैट टाइप ऑफ फीलिंग इज डिफरेंट जो आप वहाँ पे लाइवली लेते हो तो वहाँ पे जैसे छत्तीसगढ़ में भी सोलो एग्जीबिशंस में मुझे काफ़ी दोनों में ही मुझे अपनी पेंटिंग्स और काफ़ी सराहना मिली वहाँ भी अवार्ड मिला मुझे तो कई जगह ऐसा झारखंड में मैंने एग्जीबिट किया है झारखंड में मैंने सोलो भी किया है और ग्रुप एग्जीबिशंस भी किए हैं धनबाद में तो वहाँ पे वहाँ मुझे मौका मिला वहाँ अपनी पेंटिंग्स के साथ मैंने मतलब मैं रही तो वो सब पहले की बात है मतलब कोविड के बिफोर कोविड झारखंड में मेरे सोलो पेंटिंग्स ग्रुप पेंटिंग एग्जीबिशंस काफ़ी रहे हैं उसमें मैं रही हूँ बट अभी जो ये 2 साल का है उसमें 2 बार गई हूँ मैं एग्जीबिशन में कोई बात नहीं लेकिन फिर भी आप इतना काम कर पाती हैं ये बहुत बड़ी बात है
पूरे महिलाओं की बात है, किसी इंडिविजुअल महिला की बात नहीं है। बिकॉज पता है जितनी बात मैं बता रही हूँ उतनी ही नहीं होती है। बहुत सारी बात है जो आप समझ रहे हो, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम सब कुछ बोलते नहीं है, लेकिन महिलाओं के साथ बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो पुरुषों के साथ नहीं होता है। आर्टिस्ट आपने देखा होगा ना, जितने भी आर्टिस्ट हैं जिनको बड़े बड़े अवार्ड लिए, मैं इस चीज के बड़े खिलाफ हूँ कि भाई ये बताइए जो 90 और 95 साल में आर्टिस्ट को पद्मश्री अवार्ड मिल रहा है, खास करके फोक आर्टिस्ट को, वो क्या उसका, वो क्या चेरिश करेंगे उस मोमेंट को। आपने देखा, आप हमेशा देखो कि 90 95 98 साल में लोगों को पद्मश्री मिला है, क्यों प्रूफ करना पड़ता है आर्टिस्ट को। एक जो बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस है 35 साल में आप उनको दे रहे हो, पता नहीं सर नेशनल अवार्ड इंटरनेशनल अवार्ड सब कुछ आप दे रहे हो, और एक आर्टिस्ट को इतना प्रूफ करना पड़ता है कि 98 साल में आपकी नजर जा रही है कि इस बंदी ने या बंदे ने इतना काम किया है और उसको आप दे रहे हो, तो वो उस मोमेंट को क्या चेरिश करेगा। बेचारे बीपी की दवा खा रहा है, डायबिटीज है, और पता नहीं थायराइड की गोली खा रहा है या खा रही है, और उसमें आपने उन्हें पद्मश्री दे दिया। उनको तो कष्ट हुआ, उनको तो कष्ट हुआ, उनको परिवार को अच्छा लग रहा है बट उनको कष्ट हुआ। उनको ट्रैवल करके जाना पड़ा दिल्ली, और दिल्ली से वो लेके आना पड़ा और घंटों वेट करना पड़ा, तो उनको कष्ट हुआ, उनको मजा नहीं आया। तो आप ऐसे दो कि लोग उस चीज को एंजॉय कर पाए, उस मोमेंट को चेरिश करे, उसको थोड़ा रिमेम्बरेंस में रखे थोड़ा सा। तो आर्टिस्ट को बहुत प्रूफ करना पड़ता है, और मतलब महिला आर्टिस्ट में को तो बहुत बहुत स्ट्रगल है, बहुत। तो छाया जी, अभी हम सबको आपकी पेंटिंग दिखाएंगे स्क्रीन पे, और मैं सबको दिखाना चाहती हूँ कि आपकी पेंटिंग कितनी खूबसूरत है, कितना आप मेहनत करती है अपनी पेंटिंग पे। जैसा कि आपकी पेंटिंग है वो फोक आर्ट है, और आप इतनी खूबसूरत ढंग से अपनी पेंटिंग बनाती है जो कि एक्चुअली बहुत ही सुंदर है। तो आप इतना मेहनत करती हैं, और मतलब कब काम कर पाती हैं, कैसे काम करती हैं आप अपनी पेंटिंग पे? जो अभी मैं, जैसे मैंने कहा कि मैं काफ़ी पेंटिंग्स को परस्यू कर रही हूँ और उसके फील्ड में काम कर रही हूँ, उसको प्रमोट कर रही हूँ, एंड आई जस्ट वांट टू प्रमोट एज मच एज फोक आर्ट एज आई कैन, मतलब जितनी भी फोक आर्ट को मैं प्रमोट कर सकूँ। तो जैसे कि मिथिला है, वारली है, गोंड है, सौरा है, सोराय है, पिटकर है, भील है, और पिशवाई है। देयर आर सो मेनी आर्ट्स, मतलब जिसको मैं बनाती हूँ। तो इस चीज में मेरी एक ये मैं चाहती हूँ कि जो मेरी आर्ट हो उसको देखते ही लोग कहे कि ये डॉक्टर छाया की आर्ट है। मतलब मैं कभी मैं सबकी आर्ट देखती हूँ, मैं बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, मुझे उनका काम पसंद है, मैं सबकी आर्ट देखती हूँ, लेकिन मैं किसी की आर्ट इस हद तक नहीं देखती या इस हद तक ना तो मैं किसी की फैन हूँ कि उनकी आर्ट मेरे ऊपर डोमिनेट करे। बिकॉज क्या है, किसी चीज को बार बार देखो ना, तो जब आप पेंटिंग करते हो ड्राइंग, और ये मैं सबको कहती हूँ जितने भी लोग हैं और मुझसे जो भी कंसल्ट करते हैं मैसेंजर पे, मुझसे कई चीजें पूछते हैं, तो मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि आप, एवरीबडी हैज इट्स ओन क्रिएटिव माइंड, और सबकी जो माइंड है ना, जो ब्रेन है, जो एक क्रिएटिविटी है सबके अंदर, वो अलग है, और किसी को ये नहीं पता है कि वो किस एक्सट्रीम लेवल तक वो क्रिएटिविटी है उसके अंदर। जस्ट उसको गिव देम विंग्स टू फ्लाई, जस्ट आप उसको एक्सपोज करो, आप उसको टाइम दो, थोड़ा सा आप सोचो इससे क्या निकल सकता है, उसको निकालो। बिकॉज क्या है ना कि किसी आर्टिस्ट की आप आर्ट को बार बार देखते हो, बहुत सीनियर आर्टिस्ट है, अवार्डेड है, और ये तो फिर आप जब
कुछ काम करने बैठते हो तो वो इस कदर हावी रहता है कि डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपको लगेगा कि नहीं मैं जो कर रही हूँ वो गलत है, वो यूज कर लूँ। तो आप अपना कभी एक छाप नहीं छोड़ पाओगे। और ऐसे क्या है कि अगर आप अपनी क्रिएटिविटी लेवल को जस्ट आप सोचने के लिए गो बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, जस्ट थिंक, जस्ट आप सोचो, अगर आप अपने हिसाब से बनाते हो तो आपकी पेंटिंग को देखते ही कोई कह देगा कि ये आपकी पेंटिंग है, इसमें किसी का छाप नहीं है, ये जस्ट बट यू हैव टू मतलब लीव योर ओन मार्क कि ये आपकी पेंटिंग है। तो मुझे जो है जैसे मिथिला पेंटिंग के अंदर मुझे थोड़ी सी कंटेम्प्रेरी मिथिला पेंटिंग पसंद है, पसंद भी है और ऐसा बनाना, बिकॉज जितने भी अवार्ड्स मैंने जीते, मैंने बहुत सारे अवार्ड्स जीते, मैंने उतनी अपनी उसमें सीवी में नहीं लिख पाती क्योंकि कई बार उतना अपलोड नहीं हो पाता है, मतलब अराउंड 500 अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स मैंने जीते हैं, और वो ओनली बिकॉज फॉर द फोक आर्ट्स। एंड तो जैसा कि आप जी इसमें पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट इंक्लूडेड नहीं है, ओनली जो हमारे जिसमें भी मैंने स्टैंड किया है और वही सारे, तो वो सब बिकॉज ऑफ द फोक आर्ट्स। तो मिथिला पेंटिंग को थोड़ा सा मुझे कंटेम्प्रेरी बनाना पड़ता है, यू नो, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइट विद द फाइन आर्ट एंड द विजुअल आर्ट एंड सो मेनी टैलेंटेड आर्टिस्ट, और बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत थीम बेस्ड आर्ट होते हैं जिसमें एक थॉट है, कॉन्सेप्ट है, हिडन कॉन्सेप्ट जो कई बार बहुत खूबसूरत होता है, उसके बीच में आपको फाइट करना और आपको वन करना है, मतलब तो उस बीच में जो है आपको कुछ थोड़ा सा इंट्रिकेट आर्ट वर्क अगर आप नहीं रखते हो तो फिर इट्स डिफिकल्ट, क्योंकि आपको इस चीज को आगे ले जाना है। और एक चीज मैं यहाँ और कहूंगी कि जो डेफिनेटली मैं उन सब लोगों को थैंक्स बोलना चाहूंगी, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं, एग्जीबिशंस हैं, मैं उसमें डालती हूँ अपने पेंटिंग्स और वहाँ से विन करते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं जो हमारे जूरी मेंबर्स भी हैं वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं और बढ़ावा देते हैं ट्रेडिशनल आर्ट को, बिकॉज कई जगह कैटेगरी होती है और 80% जगह कैटेगरी नहीं होती, 10% जगह कैटेगरी होती है कि अच्छा ट्रेडिशनल पेंटिंग का भी है एक इस तरह की, लेकिन मैं कहूँगी कि 80 to 90% जगह नहीं होती है। तो उस केस में जो है आपका काफ़ी जो फाइन आर्ट का क्राउड है उसमें आप अपनी पेंटिंग डाल रहे हो, ठीक है, जो बिल्कुल टिपिकल आपका फोक पेंटिंग है, तो उसमें आप अगर उसको अचीव करते हैं तो बहुत खुशी होती है, और इसके लिए क्रेडिट भी जाता है जूरी मेंबर्स को, जो ये आजकल जो हमारी फोक है, ट्रेडिशनल पेंटिंग्स है, उसको अप्रिशिएट करते हैं और उनको भी जो है तवज्जो देते हैं। तो मुझे बहुत इंट्रिकेट वर्क करना पसंद है, मतलब कोई भी पेंटिंग हो, आई जस्ट लव, काफ़ी उसमें इंटरकेसी भरी हो, और मिथिला पेंटिंग में खास करके बहुत ऐसा स्कोप है एक्चुअली उसमें, जो इसकी भरनी स्टाइल ऑफ मिथिला पेंटिंग है, इसमें बहुत, इसके 5 स्टाइल है, तो उसमें वन ऑफ द स्टाइल इज द भरनी स्टाइल ऑफ मिथिला पेंटिंग। तो इसमें बहुत स्कोप है कि आप इसको खूबसूरत से खूबसूरत बना सकती हैं, वाइब्रेंट बना सकती हैं, और काफ़ी जो है फुल ऑफ इंट्रिकेसीज, बिकॉज द बिगर डिजाइन इज फिल्ड विद द स्मॉलर इज फिल्ड विद द नैनो और द टाइनी, सो बहुत खूबसूरत बना सकते हो आप। तो थोड़ा सा जो है ट्रेडिशनल से जो है मैं थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी बनाती हूँ, और इस हिसाब से, ताकि इसको मैं आगे भी ले जा सकूँ, कॉम्पिटिशन्स भी जीतनी है एंड रिकॉग्नाइज्ड होना है, तभी आप जो है अपनी बात आगे रख सकते हो, बिकॉज इफ यू आर अ रिकॉग्नाइज्ड पर्सन देन द पीपल विल लिसन टू यू, विल हियर यू। इफ यू आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड पर्सन, व्हाई द पीपल विल लिसन टू यू, वो क्यों फॉलो करेंगे आपको? सो एक रिकॉग्निशन लेने के लिए आपको उस तरह का काम भी करना पड़ेगा, और तभी आप अपनी बात रख सकते हो। और इन इंडिया एक बात कहूंगी फनी है, बट हमारी कंट्री में ये चीज है, अगर आपके पास नहीं, यू आर नॉट अ डिग्री होल्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है, तो उस केस में क्या लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे? 2 लोग लड़ रहे हैं, आप जाके लड़ाई को छुड़ाओ तो लोग कहेंगे कि वकील हो, क्यों बीच में आए हो, बुलाया आपको, ठीक है। अगर आप किसी को एडवाइस देते हो कि एक ऐसा काम करो, आप कुछ ऐसा ये वाला खा लो, आप ठीक हो जाओगे, यू आर अ डॉक्टर, बीच में आप कुछ मत बोलो, भाई मैं डॉक्टर को दिखाऊंगा, तो भले आपको पता हो, जानकारी हो इस चीज की, आप सही बोल रहे हो, लेकिन आपको वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं जो है, हाँ आपके पास उस चीज की डिग्री नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का चीज है, तो आपको रिकॉग्निशन पाने के लिए यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी बात जो रखोगे और दूसरा आपकी बात माने और सुने, आप इसको आगे ले जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि और लोग भी इसको इन्वॉल्व हो, और लोग भी इसको आगे ले जाए, प्रैक्टिस करें, या कम से कम
भाई मार्केट से एक पेंटिंग लाके आप बाय करके आप दीवार पे लगाते हो, तो इस तरह भी आप प्रमोट करते हो आर्ट को और आर्टिस्ट को भी, बिकॉज यू नो मोस्ट ऑफ द फोक आर्टिस्ट दे आर नॉट ट्रांसफरिंग देयर यू नो दिस, ये जो हमारा फोक आर्ट है ये जनरेशन टू जनरेशन चला रहा है। कई कई गांव है जो फोक आर्ट में लगी हुई हैं, बट नाउ दे आर नॉट ट्रांसफरिंग टू द नेक्स्ट जनरेशन, बिकॉज कहीं ना कहीं दे आर नॉट इकोनॉमिकली वायबल, उनको उतना पैसा नहीं मिल पाता है। उनकी जो आर्ट है मॉल में जो हजारों में बिकती है, बट उनसे उन चंद चिल्लड़ में खरीदी जाती है, तो कहीं ना कहीं उससे उनका घर नहीं चलेगा। तो मैंने कई फोक आर्टिस्ट से पूरे गांव में जाके से बात किया है, मैंने काफी सबसे पूछा है कि ये क्या है, तो मैं काफी मतलब काफी सैड हुई ये सुनकर, और मुझे काफी तकलीफ हुई कि दे आर सो टैलेंटेड एंड दे हैव गॉट, मतलब उनको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, और उनकी आर्ट की इस कदर है कि वो अब इस चीज को परस्यू नहीं करना चाहते, नेक्स्ट जनरेशन तक ले नहीं जाना चाहते, बिकॉज इकोनॉमिकली जो है वो जीरो पा रहे हैं इसे। तो वो क्यों, वो भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं उनके जो बच्चे हैं वो भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आगे बड़े, भाई आईएएस बने, बड़े बड़े कंपनीज में काम करें, बड़े बड़े कंपनीज खोलें। वो क्यों आर्ट करेंगे जब आर्ट से उनको वो उपलब्धि नहीं मिल रही है, उनका घर नहीं चल पा रहा है, तो वो क्यों परस्यू करेंगे, क्यों ट्रांसफर करेंगे नेक्स्ट जनरेशन को? उन्होंने ऐसा कहा है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जिसको देख के फिर मन दुख होता है थोड़ा सा, बट ये हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। ये इस बात को आगे ले जा सकते हैं जिनके पास ये अथॉरिटी हो, वही इस चीज पे कुछ काम कर सकते हैं। और होता भी ऐसा है कि जो गवर्नमेंट अवार्ड मिले हुए हैं उसके बाद भी कहीं ना कहीं है जहाँ की उनका ही कहना है, जो आर्टिस्ट है या जो कि अपने फोक पेंटिंग वो पुरखों से उस पे काम करते आ रहे हैं, तो उनका ही कहना है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उनका साथ नहीं देती है, सपोर्ट नहीं है। ऐसा नहीं है, शायद होता है ऐसा कि कभी कभी हम अपने काम को ही आगे लेके नहीं जा सकते, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। और हाँ, ऐसा भी है कि कहीं ना कहीं हमें कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता है, जिस वजह से अपना काम हम आगे लेके नहीं जा पाते हैं। और जैसा कि आपने बोला कि बड़े बड़े मॉल में, बड़ी बड़ी जगहों पे उन पेंटिंग की कीमत हजारों लाखों में होती है, लेकिन जिसने उसे बनाया है उसे बहुत चंद रुपयों में खरीद के ले आते हैं। ये बात आपकी बहुत ही सही है, और वो तो है। लेकिन आप जो हमारी भारत की संस्कृति को उजागर कर रही हैं, ये भी एक अपने आप में ही बड़ी उपलब्धि है कि आप भारत की संस्कृति, भारत की जो फोक कला है, आप उसको उजागर कर रही हैं। तो आपका जब आपने अपना आर्ट परसीव किया, तो आपने सोचा ही था कि आपको सिर्फ फोक पेंटिंग में ज्यादा है, या मॉडर्न आर्ट पेंटिंग हुआ, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग हुआ, या और भी तरह के पेंटिंग है उसमें भी आपका ध्यान कभी गया होगा? नो नो नो, डिटरमाइंड पोर्ट्रेट सीखी है मैंने, लेकिन मैंने पोर्ट्रेट कभी बनाई नहीं। व्हेन आई वाज इन 9th और 8th तब की बात है, ठीक है। ऐसे मतलब जो प्रॉपर एक टीचर हैं, मतलब ट्रेंड है, प्रोफेशनल है, उनसे मैंने पोर्ट्रेट, मैंने जैसे कहा कि मम्मी ने मेरी गाना भी सीखना है, म्यूजिक एवरीथिंग, मतलब तुम्हें हारमोनियम भी सीखना है, बजाना है, तुम्हें पेंटिंग भी सीखनी है, ठीक है, तो सब कुछ। तो उन्होंने पेंटिंग टीचर भी ऐसी कही, मम्मी को पता चला कि वहाँ सिखाने आते हो, बहुत अच्छी पेंटिंग टीचर हैं, ठीक है, तुम्हें सीखनी है। तो मुझे पोर्ट्रेट का बहुत था उस समय, पोर्ट्रेट सीखी मैंने और बहुत अच्छी पोर्ट्रेट करने लगी थी। मैं 2 साल पोर्ट्रेट सीखी, 8 में थी, 9 या 10, या 10th के बोर्ड में मैंने ड्रॉप किया ये, बिकॉज 10th का बोर्ड आ गया, तो फिर उसके बाद मैंने ड्रॉप कर दिया, फिर मैंने फिर स्टार्ट नहीं करी। तो पोर्ट्रेट सीखी है, तो इतना मुझे रहता, तो फिर मैं पोर्ट्रेट को ही आगे बढ़ाती या उसको ही स्पेशल, या फिर, लेकिन नहीं था, मतलब फोकस्ड थी मैं ट्रेडिशनल पेंटिंग्स को ही लेके। चाहे तो आप ये कहो कि घर में उस तरह का था, ट्रेडिशनल पेंटिंग देखने को मिलती थी। पहले शादियों में जाते बच्ची थी तो हर एक शादियों में जाना है, समर वेकेशन में घर पे जाना है। उस समय ऐसा नहीं था कि समर वेकेशन है तो चलो हिल स्टेशन, नानी दादी के घर जाना है, समर वेकेशन है तो नानी दादी के घर जाना है, बस यही हमारी छुट्टियां होती थी। टाइम का माहौल भी अलग ही था कि जब एग्जैक्ट, होती थी तो एक तो कुछ लोग दूर रहते थे, जैसा कि मैं बिहार से, मेरे मॉम डैड बिहार से हैं और यूपी में रहते थे, तो जैसे गर्मी की छुट्टियां स्टार्ट होती थी, हमें रहता था कि हमें मामा के यहाँ जाना है, और हम एक महीने छुट्टियां वहीं बिता के आते थे, और अपने कजिन के साथ घूमना फिरना, खेतों में जाना, वहां पे खेतों में जो सब्जियां होती थी वहां पे, या पड़ोसियों के चुरा के लाने का जो मजा होता था, वो
अब वो टाइम नहीं रह गया है। अब तो सब अपना अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए, सब बच्चों की ऐसी पढ़ाई हो गई है कि छुट्टियां होती हुई और कब निकल जाती हैं पता ही नहीं चलता है। एग्जैक्टली, तो वेरी ट्रू। और आप तो आगे वाले जो हमारी जनरेशन है उनको, कई लोगों को तो ये नहीं पता होगा कि भाई धान, जो खेत में धान और ये गेहूं निकलती वो कैसी दिखती हैं, ठीक है, और कई सारी जो बाजरा है, ज्वार है, ये कैसी दिखती हैं, ठीक है। तो हम लोग को है, हम लोग को सब कुछ की जानकारी थी। तो हम लोग, क्योंकि हमें नहीं था को हॉलीडे बिताना है, हमें हमारा हॉलीडे जो डेस्टिनेशन होता था वही नानी दादी का घर होता था। दैट वाज द हॉलीडे डेस्टिनेशन हमारा, और उसी में हम एंजॉय करते थे, उसी में आते वक्त कितना रोते धोते थे। तो ये है कि जब घर जाती थी और मैरिज है, कुछ भी है, जैसा कि मिथिला पेंटिंग का हमारा वो है, इतिहास है कि राजा जनक ने सीता माता की शादी में बुलाया था कलाकारों को, और तब से जो है मतलब कुछ चीजें उससे वहां से ओरिजिनेट हुई हैं। तो उसी तरह जो है हमारी मैरिज में भी उस समय ना जैसे घर है और उसके कमरों के दरवाजे हैं, तो दोनों तरफ ना बेल वाली डिजाइन बनेगी, मिथिला पेंटिंग में ही उसमें वो सब आती है। तो वो सब बनते थे, और तरह तरह की मतलब दीवारों को बहुत, आप क्या कहो, आजकल उसको बोलेंगे कि गंदा मत करो, आजकल उसको ये कहा जाएगा कि भाई गंदा मत करो, पुट्टी लगी है, ये है, इतना एक्सपेंसिव वो है, गंदा मत करो। लेकिन वो उस समय वो खूबसूरत माना जाता था, वो स्पेशली मतलब उन ओकेजन्स पे, जो फेस्टिव ओकेजन होते थे और देखिए शादी होती, उस समय वो जो है वो डिजाइन कंपलसरी था कि बनना है। तो वही है कि कहीं ना कहीं घर में वो चीज देखती गई। तो बचपन से था कि उस चीज में मतलब था, इंटरेस्ट था, मतलब जो चीज सीखी उसको नहीं करना है, जिसमें इंटरेस्ट है तो मतलब उसको मुझे करना है। तो डिटरमाइंड थी मैं फोक आर्ट के लिए, मतलब स्टार्ट किया तो बस फोक आर्ट से ही किया, डिटरमाइंड थी, कोई कंफ्यूजन नहीं था। बहुत अच्छी बात है। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, तो मैं तो सबसे ज्यादा इस बात पे ध्यान दे रही हूँ कि जब आपको फर्स्ट अवार्ड मिला तो आपको कैसा लगा? मतलब आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपको अवार्ड मिलने वाला है, तो आपको कैसा लगा होगा जब आपको फर्स्ट अवार्ड मिला था गवर्नमेंट से? जैसे पहली तो जो मेरी ये थी वो रिकॉर्ड वाली थी, जब मैंने ये मधुबनी पेंटिंग बनाई, लार्जेस्ट मधुबनी ऑन कैनवस। वो कैनवस पे थी, और उस हिसाब से बहुत बड़ी पेंटिंग है, 15 फीट बाय 6 फीट की है वो, 15 फीट बाय 6 फीट। एंड ये इतना डिफिकल्ट इसलिए है, अगर ये उतनी बड़ी है, अगर हम एक सिंपल कोई बनाते हैं, कोई सीनरी बनाते हैं या ऐसे बनाते हैं, तब इतना डिफिकल्ट नहीं है, बिकॉज यू नो द स्प्लैश, विद द हेल्प ऑफ द स्प्लैश ऑफ द कलर्स एंड मर्ज करके, शेड करके आप उतना बड़ा कैनवस, आजकल इतनी बड़ी बात नहीं हो गई है। बट मिथिला पेंटिंग में वो बहुत बड़ी बात है, बिकॉज वहां पे क्या है, दिस 15 फीट बाय 6 फीट की जो मेरी कैनवस है, इच एंड एवरी मीन्स जो इंच कहूंगी, देर इज नो सिंगल इंच स्पेस, एम्प्टी स्पेस ऑन द कैनवस। सब जो है पूरी इसकी इच 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 इंच और हाफ ऑफ द इंच जो है वो टाइनो एंड माइक्रो डिजाइन से वो फुलफिल्ड है, इंटायर पेंटिंग्स जो है। और इसका जो हमारा थीम था वो था मैरिज प्रोसीजन, सो दैट कि हम जो हैं, और इसमें मोर देन जो 100 फिगर्स हैं, अराउंड 100 फिगर्स हैं ये मैरिज प्रोसीजन के अंदर। और बिकॉज थीम ही मैंने इसलिए ली थी ताकि इतने बड़े कैनवस को कवर किया जा सके, इसीलिए मैरिज प्रोसेशन के अंदर आप कितना भी कुछ डाल दो, बैंड है, बाजा है, बारात है, घोड़ी है, और इस पे भाई दूल्हे बैठे हैं, और डोली है, कहार है, उसमें दुल्हन है, तो बहुत सा बड़ा प्रोसेशन था। तो और बॉर्डर पे अलग अलग चीजें मैंने इन्वॉल्व की हैं उसमें, जो भी मतलब हमारे मिथिला पेंटिंग में दैट इज द सिंबल ऑफ द हैप्पीनेस एंड द प्रोस्पेरिटी, लव, इन सबको मैंने इंक्लूड करा है। पिकॉक है, एलिफेंट है, पैरोट है, लोटस है, फिश है, एंड सो मेनी थिंग्स आई हैव इंक्लूडेड। तो ये जो थी, तो जब इसको मैंने शुरू की थी, तो मैंने शुरू किया था कि उस समय मैं केवल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जानती थी और कुछ नहीं जानती थी। आजकल तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स बुक हो गए। तो मैंने शुरू किया कि मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे लोगों का ध्यान जाए, और इस चीज को लोग मतलब देखिए कि इस चीज पे इतना काम किया जा सकता है, और इसको भी मतलब आगे लाया जा सकता है। और मतलब इस तरह का मेरा थॉट था कि छोटी पेंटिंग्स तो सब बनाते हैं, छोटे कैनवस पे, उस पे मैं कुछ ऐसा करूंगी कि जो सबके सामने ये चीज आएगी। तो मैंने उससे मैं ये बनाना शुरू किया, तो बनाया, फिर उसके बाद कंप्लीट हुई। और कई बार मेरे दिमाग में ये चीज आई, मैंने ये क्या शुरू कर लिया, ये कब होगी, ये होगी भी कि नहीं होगी, वो क्या है, मतलब देख के उसको यूज। फिर मुझे लगा
कोई नहीं आज नहीं तो कल तो होगी ही, ठीक है। कई बार फैमिली मेंबर्स ने बहुत मोटिवेट किया, सपोर्ट किया कि नो नो अभी शुरू किए खत्म भी हो जाएगी, डोंट वरी, तुमने इतना किया ना वो भी हो जाएगा। तो फिर मैंने अप्लाई किया था गिनीज बुक में, तो उन्होंने ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया गिनीज बुक वालों ने कि वी ओनली टेक द क्वांटिफिएबल एंड द मेजरेबल थिंग्स, ऐसे। फिर मैंने कहा कि अब इसको किस में डालूं, तो फिर उसमें काफी और अभी भी है गिनीज बुक के अलावा दो हमारी काफी रेपुटेड रिकॉर्ड बुक है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड एंड लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। ये दो हाँ काफी रिपोर्टेड है और गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है। तो फिर मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में डाला, बिकॉज लिम्का में आपको कहेंगे कि आप पहले उनसे परमिशन लो एंड व्हाट यू हैव थॉट आप उसको बताओ, ठीक है, फिर उनके टर्म्स एंड क्राइटेरिया में आप फिट आओगे, देन आप उसको परस्यू करो। इसमें क्या है कि आपने बना ली, इफ यू हैव द एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट ऑफ एनीथिंग, आपने उस चीज को बनाया एंड अप्लाई करते हो, अगर आप आपने सारे फिर उसने डॉक्यूमेंट्स सब कुछ मांगे और आप दिखते हो कि हाँ जेन्युइन हो, देन दे विल एक्सेप्ट। तो फिर मैंने अप्लाई किया, उनका रिप्लाई आया, उन्होंने मुझसे सब कुछ मंगवाया, जा सारे जो फोटोज एंड द वीडियोज एंड द ये जो ये न्यूज़पेपर्स में जो भी पब्लिश हुआ था, ये काफ़ी जगह, ये मुझे याद है, ये उड़ीसा के जगन्नाथपुरी टेम्पल के प्रेमिस में मैंने इसका उद्घाटन किया था, इनॉग्रेशन इस पेंटिंग का। इसीलिए इस पेंटिंग को काफ़ी आशीर्वाद मिली है और ये एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में आया, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में आया और बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह मिले इसको। तो दैट वाज वेरी स्पेशल फॉर मी। मुझे याद है मैं जगन्नाथ जी के टेम्पल में जाके मैंने बोला था उस समय कि मेरा ना रिकॉर्ड मैंने अप्लाई किया, एक्सेप्ट हो जाए। तो आई स्टिल रिमेम्बर, तो वो चीज़ जो था वो फर्स्ट, उसके बाद वो फीलिंग नहीं आई जो उस समय आई। वो जो पहला जब एक्सेप्टेंस मिलता है और वो जो पहला मुझे रिसीव हुआ सब कुछ, तो वो जो फीलिंग थी ना, सही बात है, कई कहावत हैं इसीलिए इस तरह के कि आपको जो चीज़ पहली बार मिलती है, चाहे कई तरह के ऐसे है ना कि जब किसी को जब सिल्वर या ब्रोंज मिलता है तो उसी को गोल्ड का कीमत पता होता है। तो उसी तरह जो पहली थी उस समय जो जो फीलिंग थी, उसके बाद 2 बनी, 3 बनी, 4 बनी, 5 बनी, वो नहीं आई मुझे। इनफैक्ट मुझे लगता क्या है, चलो, लेकिन वो मेरे लिए बहुत स्पेशल था। जो हाँ, है जो फर्स्ट अवार्ड की प्रसिद्धि है, उसको पाने के बाद तो आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि अब आप आपके पाँव जो हैं वो जमीन पे नहीं है, आसमान पे है। वो मेरे लिए था काफी स्पेशल, बिकॉज उस समय इनॉग्रेशन होना और जगन्नाथ भगवान के प्रेमिस में उसका इनॉग्रेशन हुआ था और वहीं के सारे पत्रकार भाई बंधु थे और वहीं के एक नेशनल अवार्डी बहुत बड़े सीनियर आर्टिस्ट थे, उन्होंने इनॉग्रेट किया था। तो वो सब मेरे लिए सब कुछ बहुत स्पेशल था, वो पेंटिंग, और अभी भी है, बिकॉज उसके बाद मैंने वारली बनाई, गोंड बनाई, लेकिन जो मधुबनी क्या वो सब बड़ी बड़ी उस पे हैं, लेकिन जो मधुबनी के ऊपर जो काम है वो दैट इज़ वेरी इंट्रिकेट और बहुत छोटे छोटे काम हैं। तो वो मेरे लिए काफ़ी, उसके बाद तो कई बार रिकॉर्ड काफ़ी बने। मैं 5 बार मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, 4 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, अभी गिनीज में एज अ पार्टिसिपेंट मैंने रिकॉर्ड होल्डर वो ये अपना नाम रजिस्टर किया है। तो उसके बाद कई कुछ मतलब उस तरह से मिला, ठीक है। और तो एक ठीक है, हैबिचुएटेड हो गई, मुझे क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2019, उसके बाद सूत्रा एक्सेलेंस अवार्ड एंड सो मेनी ग्लोरी ऑफ द ग्लोब अवार्ड एंड मतलब कई ललित कला प्रबोधिनी से मिला बेस्ट पेंटिंग, और कई बार बेस्ट आर्टिस्ट, बेस्ट आर्ट, एक्सेलेंट आर्ट वर्क, ग्रेट आर्टिस्ट एंड सो मेनी थिंग्स आई हैव रिसीव्ड। तो ठीक है, लेकिन जिस चीज में लगी हूँ, जो काम करना चाहती हूँ, वो अभी भी जो है पूरी तरह से अभी दिख नहीं रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं मेरा जो गोल है, जो मेरा लक्ष्य है कि जितने भी डिफरेंट फोक आर्ट्स हैं कंट्री के अंदर, उसको प्रमोट करूँ एज मच फोक आर्ट एज आई कैन, बट आई कांट डू इट अलोन। इसके ऊपर जितने भी हमारे फोक आर्टिस्ट हैं वो सारे आगे आएंगे, जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ेगी, तभी ये चीज़ आगे कंटिन्यू होती चली जाएगी और पॉपुलर होगी। लेकिन जब जैसा कि मैंने कहा कि दे आर नॉट इकोनॉमिकली वाइबल, बिकॉज क्या है ना, सारे जो ट्रेडिशनल आर्ट है ना, दे आर नॉट इंट्रिकेट। बहुत सारे हमारे ट्रेडिशनल पेंटिंग्स है, उसके अंदर पिकुलैरिटी है, बट दे आर
सिंपल एज वेल ऑल्सो, उसकी अपनी एक पहचान है, अपनी आइडेंटिटी है। तो कई बार क्या है कि उस चीज को लोग नहीं चाहते, बट आप ये देखो ना, हमारी धरोहर तो वही है ना। अब हमारी धरोहर अगर बूढ़ी हो जाती है कोई, तो उसको आप छोड़ देते हो? नहीं छोड़ते ना उसको, एग्जैक्टली। तो उसी तरह ये हमारी धरोहर है, हमारी पेंटिंग है, तो उसको जो है आप, उसके जो कलाकार हैं, उसके जो उसी को एंसेस्टर टू एंसेस्टर वो चले आ रहे हैं, उनको एटलीस्ट हमें प्रमोट करना चाहिए, उनको बढ़ावा मिलनी चाहिए, उनकी जो जीविका जितनी उनकी होनी चाहिए वो उनको मिले, तो इस चीज को वो आगे बढ़ाएं। तो बहुत मैंने कहा कि जैसे कि लगभग मतलब 500 अवार्ड मिले हैं, लेकिन जो मेरा लक्ष्य है उस चीज को देखती हूँ कि अभी वो बहुत आगे है और उसके ऊपर बहुत काम करना है। तो उसी को काम करते हुए ये सब अचीवमेंट्स अवार्ड मिलते हैं तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। चलो, ये काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपको ऐसे ही अवार्ड मिलते रहे, आप ऐसे ही अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते रहे, ये आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेस। तो आप, अच्छा छाया जी, तो इतनी बातें की मैंने आपसे, आज बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप, जैसा कि आप एक, जैसे मैंने पहले ही बोला कि हम एक औरत होने के साथ साथ बहुत सारा काम एक साथ कर लेते हैं, तो आप उन औरतों के लिए कुछ कहना चाहेंगी जो कि समय रह के भी या ना रह के भी अपना काम, बहुत औरतें ऐसी हैं जो आगे ले जा पाई हैं और जो हैं जो अपनी फैमिली में ही रह गई हैं, तो आप उनके लिए कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, बिल्कुल। बिकॉज़ अभी क्या है, मैं बहुत सारे लोगों से इंस्पायर्ड हूँ। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनकी आप जब उनकी जीवनी पढ़ोगे, जब देखोगे कि किसी-किसी फ़ील्ड में कोई बहुत आगे हैं, कि कितना स्ट्रगल किया है उन्होंने, और एक स्ट्रगल करते हुए और सारी अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और सब कुछ को देखते हुए और इतने आगे बढ़ के आई हैं, तो कुछ काफ़ी इंस्पायरिंग भी हैं काफ़ी। और कुछ लोगों को मैं कहना भी चाहूँगी कि बहुत सारे लोग हैं जिनका कई तरह का पैशन होता है, कई तरह का एक मन में एक इच्छा होती है कि मुझे ये चीज़ करना था पर मैं कर नहीं पाई। तो कई लोग हैं कि जैसे समय मिलता है उस चीज़ को फिर वो आप सामने रखते हैं, ठीक है, फैमिली के सामने भी रखते हैं और खुद भी जो है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। इस तरह बहुत सारी औरतें हैं जिनका काफ़ी कुछ मैं जानती हूँ, काफ़ी इंस्पायरिंग है। और जो लोग इस चीज़ को दबा देते हैं कि नहीं हो सकता, जो हो गया सो हो गया, अभी नहीं हो सकता, उनके लिए स्पेशली मेरा ये है कि जो आपकी इच्छा शक्ति एक अंदर की, उसको आप कभी भी उसको मारने मत दो, उसको जीवित रखो। बाकी आपके साथ जो भी हो, जो अंदर एक इच्छा शक्ति है, जो एक अंदर आपकी एक जो कुछ करने की आपकी एक जुनून है, जो एक पैशन है आपका, उसको ठीक है, थोड़े टाइम के लिए हम उसको बंद रख सकते हैं, ठीक है? लेकिन जब आपको समय मिले, ऐसा नहीं कि आपको समय नहीं मिलेगा, एक प्रायोरिटी होती है, प्रायोरिटी की एक नंबरिंग है, ठीक है? आपकी प्रायोरिटी आपकी फैमिली है, ठीक है? तो अभी कई बार ऐसा होता है कि जब आप कि फैमिली से आपकी प्रायोरिटी में सब भाई सेटल है, सब कुछ ठीक है, और आपको जब समय मिलता है तो उस चीज़ को आप आगे बढ़ा सकते हैं, आप परस्यू कर सकते हो। आप अपनी जो भी क्रिएटिविटी है आपकी, चाहे वो आपकी वो नृत्य में हो, चाहे गायन में हो, चाहे आप इस चित्रकारी में हो, चाहे आप स्पोर्ट्स में कुछ करना चाहते हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, बहुत सारी, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, सबकी अपनी अपनी एक क्रिएटिविटी है, सबकी अपनी एक सबका हुनर है अपना। तो जिसमें भी आप करना चाहते हो तो उसके लिए सोचो नहीं, उसको करो। उसके लिए आप शुरुआत करो, आज शुरुआत होगी तो कल वो जाके पूरी तरह से आपको अपनी मंजिल मिलेगी, आपको डेस्टिनेशन मिलेगी। तो आप उसके लिए सोचते रहोगे तो कभी वो पूरी नहीं होगी। आप उस सोच को जो है एक सकारात्मक रूप दो, ठीक है? आप उसके ऊपर प्रैक्टिकल करो तभी वो पूरी होगी। और हाँ, ये है कि आप थोड़े टाइम के लिए उसको आप स्टॉप कर सकते हो कि बिकॉज़ राइट नाउ इट इज़ नॉट माय प्रायोरिटी, दिस इज़ द सेकेंडरी थिंग, एंड आई हैव सो मेनी थिंग्स इन फ्रंट ऑफ मी जिसको मुझे पहले करना है। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए आप उसको शटर कर दो कि मुझे अभी इसको नहीं लेके जाना है। लेकिन जब आप देख रहे हो कि नाउ थिंग्स आर नॉर्मलाइज़ एंड अब आप अपनी जो एक कल्पना है उसको आप एक उड़ान देना चाहती हैं, ठीक है? तो उस समय जो आप अपनी जो इमेजिनेशन है, आपका ड्रीम है, जस्ट गिव देम विंग्स एंड लेट देम फ्लाई। डोंट थिंक सो मच एंड ट्राई टू डू समथिंग जस्ट टू प्रूव योर ड्रीम। आप सामने से देख सको उस चीज को कि जो मैंने देखा, जो मैंने सोचा, उसको मैंने कर दिखाया। क्या बात है! तो वो जो बात है ना कि जहाँ चाह है वहाँ राह है,
तो ये बात जब तक हम चाहेंगे नहीं तब तक वो कामयाब नहीं होगी। और मेहनत मेहनत करने से ही फल मिलता है, तो मेहनत तो करेंगे तभी हम आगे जा पाएंगे। कभी कभी कुछ टाइम के लिए कुछ चीजें हमें रोक के रखनी पड़ती, कभी किसी वजह से कोई चीज बाधित हो जाती, तो वो एक अपना अपना टाइम है, फेज है जो है और निकल जाएगा। तो छाया जी, आज आप हमारे वर्ल्ड आर्ट ब्रांडिंग कॉन्क्लेव शो में आई हैं, तो आपको कैसा लग रहा है और आप क्या कहना चाहती हैं हमारे शो के लिए? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। रियली यू आर अ स्वीट हार्ट पर्सन एंड यू आर रियली ब्यूटीफुल। यू आर सीइंग सो मच ब्यूटीफुल एंड आपसे बात करके ऐसा लगा कि यू आर इंटरनली आल्सो सो ब्यूटीफुल। तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी एंड रियली आई वुड लाइक टू से अ वेरी बिग थैंक यू टू द ये हमारा जो वर्ल्ड आर्ट ब्रांडिंग कॉन्क्लेव है and to give me this opportunity and to give this प्लेटफॉर्म। ठीक है, इतना रेपुटेड प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाने के लिए, मुझे इतना सब कुछ मुझे शेयर करने के लिए जो आपने समय दिया, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबों का। एंड बहुत अच्छा लग रहा है मुझे बिकॉज काफ़ी ऐसा नहीं है, मैं हमेशा देखती हूँ जितने इंटरव्यूज़ होते हैं उसको देखती हूँ, फॉलो करती हूँ और बहुत अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग होता है सारा कुछ। और इस मंच पे आप जिस भी अतिथि कलाकार हो, जिस भी क्षेत्र में आप जिस भी अतिथिगण को बुलाते हो, काफ़ी इंस्पायरिंग होता है, काफ़ी प्रेरणादायक हुआ है मेरे लिए। मैं तो हमेशा फॉलो करती हूँ उन सब चीज़ों को। तो बहुत अच्छा लग रहा है इस रेपुटेड प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म पे आके। तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों का आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू द इंटायर मेंबर्स ऑफ जो आपका है ब्रांडिंग कॉन्क्लेव के पूरे सभी सदस्यों का धन्यवाद करना चाहती हूँ, आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मुझे बहुत रियली आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। थैंक यू सो मच। वी आर वेरी ग्लैड टू यू कि आप अपना टाइम निकाल के हमारे पास आए, उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू मेरी और मेरी टीम की तरफ से। और बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे शो में आई। तो थैंक यू सो मच, फिर हम आपसे मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आपने देखा कि डॉक्टर छाया कुमारी जी आज हमारे शो में आई, जिनकी इतनी अच्छी आर्ट जर्नी के बारे में हम सबको पता चला, जो कि एक पेशे से एक डॉक्टर है और अपनी कला को भी आगे ले जा रही हैं, जिसमें कि वो भारत की संस्कृति और भारत की कला को उजागर कर रही हैं। तो ये एक बहुत सम्मान की बात है हमारे लिए कि वो महिला होने के साथ साथ, एक माँ होने के साथ साथ अपना काम भी कर रही है और अपनी कला को भी आगे ले जा रही हैं। तो हम मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए आर्टिस्ट के साथ, जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में और करेंगे उनसे बहुत सारी बातें। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।